गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर आपको? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। राइट, लास्ट क्लास में थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया था, बस वही टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो हम लोग और वेट कर लेते 2-3 मिनट ताकि सब लोग ऐड हो जाए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, वेरी गुड। ओके, चलिए। सो आई थिंक सब लोग ऐड हो चुके हैं अब, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट नाउ टुडेज टॉपिक, दैट इज योर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। राइट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स वो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो ज्यादा उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते, हम इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो वहां पे आप लोग ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, उसके रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस भी लगाए थे, ठीक है? तो मेरा मेन एम था आपको ट्रांसपोज को सिखाना, क्योंकि हम लोग ने आगे जब हम लोग मेन टॉपिक हमने देखा था उसके अंदर हम लोग ने ये मैट्राइसिस देखे थे। टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस में मैंने आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, राइट, आप लोग थोड़ा सा याद कर सकते हो कि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स मतलब आप लिखते थे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के बराबर, इसको हम बोलते थे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, राइट। फिर आप लोग के पास था नील पोटेंट मैट्रिक्स, ए का पावर पी वो इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, प्रोवाइडेड दैट उसका एक पावर कम जो है वो नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं होना चाहिए था, ठीक है? सो ये आप लोग का नील पोटेंट मैट्रिक्स था। मैंने बोला था पीरियोडिक मैट्रिक्स को पढ़ने की अभी के लिए जरूरत नहीं है आपको। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आपने देखा था, राइट और नॉट? सॉरी, एक चीज इधर हमने, आइडेंपोटेंट होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर, ठीक है? सॉरी, माय मिस्टेक, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर उसको हम आइडेंपोटेंट बोलते हैं। इनवॉल्यूटरी मतलब होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के बराबर, ठीक है? ये याद रखना है, इनवॉल्यूटरी में ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। और अब आपके पास आएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये ऑर्थोगोनल पढ़ने के लिए हमको ट्रांसपोज की जरूरत सबसे ज्यादा नहीं, ठीक है? सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर हम लोग ने देखा कि आप सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए, आप लोग क्या बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सी हो रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपका एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा इफ व्हाट, इफ A into A transpose is equal to I and that is equal to A transpose into A, right? So if you are taking any matrix and if you are multiplying that matrix with its transpose and if you are getting an identity matrix, then that type of matrices are known as orthogonal matrices. You can see over here A into A transpose कर लो आप या A transpose into A कर लो. For example, I have taken one example here. You can see this matrix. This is your matrix Q. दिस इज द मैट्रिक्स क्यू, क्यू का ट्रांसपोज है, मतलब एक मैट्रिक्स लिया उसके ट्रांसपोज के साथ मैंने मल्टीप्लाई इधर करके रखा तो मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। तो हम इधर से बोल सकते हैं कि ये जो क्यू मैट्रिक्स है, क्यू मैट्रिक्स आपका एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ। कैसा मैट्रिक्स हो गया आप लोग का? एक क्यू मैट्रिक्स आप लोग का एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, समझ आई बात? ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट? अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? आगे इसकी और एक डेफिनेशन देखेंगे जब हम इनवर्स पढ़ेंगे तब, पर अभी के लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज आप लोग का आई के बराबर होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है गाइस? इतनी चीज एकदम ठीक है? ओके, सो बेस्ड ऑन ट्रांसपोज अगेन मैट्रिक्स का, बेस्ड ऑन ट्रांसपोज मैट्रिक्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अनदर वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? सो इफ यू आर राइटिंग द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए एंड, मतलब अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वो आपका वही मैट्रिक्स आ गया तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स हो गया वो? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आपने ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर लिखा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हो और वो माइनस ए के बराबर निकल रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप देख सकते हो इधर फॉर एग्जांपल करके हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। तो मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, राइट? सो आई एम राइटिंग सम मैट्रिक्स ए और वो मुझे बनाना है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ध्यान से सुनोगे आप लोग, तो सबसे पहले आप याद रखो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी आपको बनाने के लिए बोले तो आप क्या कर लो, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को कुछ भी लिख सकते हो। वो आप लोग का डायगोनल, मैं 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। सो मैं डायगोनल एलिमेंट्स मैंने कोई भी रख दिया, रैंडमली मैंने डायगोनल एलिमेंट्स रख दिया।
अब मैं अपर ट्राइंगुलर के अंदर कुछ एलिमेंट्स रखता हूं। सपोज मैंने इधर लिखा 1, 4 और 7। अपर ट्राइंगुलर के अंदर मैंने कोई एलिमेंट्स रख दिए 1, 4, 7। तो जो आपके अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स है वही आपको लोअर ट्राइंगुलर के अंदर एलिमेंट्स रखने हैं। तो अगर आप मैट्रिक्स देखोगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलोगे। देखो ये डायगोनल एलिमेंट हुआ, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर आपको सेम एलिमेंट्स दिख रहे हैं। देखो 1, 1 के साथ 1, 4 के साथ 4, 7 के साथ 7। देखो अगर मैं इसका ट्रांसपोज भी ले लूं ना, ए ट्रांसपोज अगर मैं लिखूं इधर, तो आप ए ट्रांसपोज देखो 2, 1, 4, ये हो जाएगा 2, 1, 4, देन 1, 0, 7, देन थर्ड रो को कॉलम में लिख देते 4, 7 एंड 5। आप चेक कर सकते हो ए ट्रांसपोज मेरा ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया। ए ट्रांसपोज आपका ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया। क्लियर हो रही है? सो ये बात हो गई आप लोग की। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पता करना है, क्या करो, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर एक लाइन बना दो, उसके ऊपर का ट्राइंगल, उसके नीचे का ट्राइंगल चेक कर लो, ये आपका हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर हो रही है बात? ये बात क्लियर हो गई सब लोग को? ठीक है, एकदम सिंपल चीज, राइट? सो दैट इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब, कोई मुझे बता सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल? यू कैन ट्राई, राइट? चलो ए मैट्रिक्स मुझे लिखना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? तो ए ट्रांसपोज आपका -a के बराबर आना चाहिए। तो 3 क्रॉस 3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप बना सकते हो। बताइए कैसे बनेगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? चलिए सब लोग ट्राई करोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बनाने के लिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर व्हाइल यू आर राइटिंग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना पड़ता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए? एनीवन नो? ओके, वेरी गुड। सो डायगोनल एलिमेंट्स को आपको 0 रखना पड़ता है, तभी आपका मैट्रिक्स होता है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, राइट और नॉट? डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होने चाहिए? 0। अब देखो सपोज मैंने उसके अलावा अपर ट्राइंगुलर के अंदर 1, 2, 3 लिख दिया, तो लोअर ट्राइंगुलर में उसके आपको माइनस करके लिखना है। मतलब ये -1 हो गया, इधर -2 हो गया और इधर -3 हो गया। तो अगर डायगोनल एलिमेंट 0 हुए तो ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉसिबल है, बाकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को आपको 0 बनाना है। चेक कर लीजिए आप लोग, सब लोग ए का ट्रांसपोज लेके देख लीजिए। आप लोग ए का ट्रांसपोज आप देखो, राइट? सो ए ट्रांसपोज अगर आप देख लोगे तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, देन -1, 0, 3, देन -2, -3, 0। अब चेक कर लो, इधर से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दिया, मैंने माइनस सब में से कॉमन निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 0, -1 का 1 हो जाएगा, -2 का 2 हो जाएगा, 1 का -1, 0, -3 का 3 हो जाएगा, 2 का -2, -3, 0। अगर आप लोग ने देखा तो ये मैट्रिक्स आपका वापस -a के बराबर आ गया। सो ए ट्रांसपोज क्या हो गया? -a हो गया। सो इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद हमें ऐसा रखना है कि जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वो तो 0 होने चाहिए। देखो अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं हुए ना तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपके 0 नहीं हुए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉसिबल है ही नहीं, राइट और नॉट? ये चीज एकदम आपके दिमाग में क्लियर कर दो, राइट? अगर वो 0 हो जाए फिर ही चेक करो अपर और लोअर ट्राइंगुलर, राइट? अपर ट्राइंगल एंड लोअर ट्राइंगल तभी चेक करो जब प्रिंसिपल डायगोनल 0। बाकी प्रिंसिपल डायगोनल 0 है ही नहीं तो चेक ही मत करो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। क्लियर हो रही है बात सबको? ठीक है, राइट? सो ये चीज एकदम आप लोगों को ध्यान से अपने दिमाग के अंदर घुसा के रखना है, ठीक है? कोई इसके अंदर डाउट नहीं रहना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया। देखो आप लोगों को लगता है ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 2016 मैकेनिकल के अंदर 1 मार्क के क्वेश्चन पूछा गया है। A real square matrix is called skew symmetric. Square matrix skew symmetric कब बोलोगे? तो जब आप बोलोगे A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के बराबर। क्लियर? देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 1 मार्क, इजी क्वेश्चन। मैंने बोला है इस चैप्टर के अंदर से जो 1 मार्कर्स होते हैं वो एकदम इजी होते हैं, वो मैट्रिक्स अलजेब्रा से पूछते हैं, राइट? 2 मार्कर्स जो होते हैं वो आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, वहां कहीं से पूछते हैं जनरल, राइट? हम लोग सारे क्वेश्चंस देखेंगे बट आप लोग को ये पता चलेगा कि मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो यहाँ पे गलती नहीं कर रहे। और एक बार 2009 सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पूछा स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो क्या आंसर आएगा वापस? बी ट्रांसपोज अगर -b के बराबर हो जाए तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए, बी ट्रांसपोज -b के बराबर। सो दैट इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ आप लोग को, राइट?
एकदम ठीक है। सो ये तो सिंपल चीज हो गई, आप लोग के पास स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन से, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन से आप लोग के पास ये आंसर्स आ गए। आगे अगर हम लोग बढ़े इसके अंदर तो आपके पास इंपॉर्टेंट थियरम्स आ रहे हैं। देखो ये थियरम जो है ना वो एक एक बार आप लोग याद कर लेना, मैं एक का प्रूफ आपको बता दूंगा, उस तरीके से आप लोग अपने आप सारी चीज का प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या बोला है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया विथ रियल एंट्रीज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है ना वो हमेशा सिमेट्रिक होता है, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से सपोज हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स मैट्रिक्स को लेते हैं और उसको मैं लिखता हूं दिस इज योर ए प्लस ए ट्रांसपोज। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, देखो सेम वे आप लोग सारी चीज प्रूव कर सकते हो। ठीक है, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट दिस एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हम लोग क्या बोला है, एक्स इज व्हाट ए प्लस ए ट्रांसपोज, और हमें प्रूव करना है एक्स ट्रांसपोज एक्स के बराबर, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, इधर एलएचएस पार्ट लिख देते हैं। देखो एलएचएस में आप लोग के पास है एक्स का ट्रांसपोज, सो एक्स ट्रांसपोज कितना हो गया, तो आप बोलोगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज और उसका ये ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की बताई कि जब एडिशन में होता है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज प्लस ये ए ट्रांसपोज उसका भी ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज दोनों के ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, सो ये ट्रांसपोज दोनों पे लग जाता है। सो ए ट्रांसपोज आप लोग का है वो तो एज इट इज रहेगा, बट इधर आपके पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए आ गया, तो तुम इधर से लिख सकते हो वापस ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ए प्लस ए ट्रांसपोज को तुमने क्या अज्यूम किया था, एक्स किया था, तो आप चेक कर सकते हो आपका एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ गया, एक्स ट्रांसपोज एक्स के बराबर आ गया। तो कभी भी आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए, गाइस ये चीज अपने दिमाग में घुसा के रखना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ए माइनस ए ट्रांसपोज के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हो, वो आप लोग को करना है, हमें ये चीज हम लोग को याद रखनी है। ए माइनस ए ट्रांसपोज को सपोज वाई ले लो, तो आपको प्रूव करना है वाई का ट्रांसपोज जो है वो माइनस वाई के बराबर आ जाएगा। आप एलएचएस और आरएचएस लेके आप लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए एकदम क्लियर हो गई। क्लियर ये बात, ये थ्योरम सबको क्लियर हो गया ये राइट क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल होते इसके ऐसे छोटे छोटे थ्योरम्स के ऊपर से। ठीक है, राइट, सो आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस, सबके पास से रिस्पॉन्स चाहिए एकदम। अभी तो मॉर्निंग, यस बोलिए सर, फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। ओके, नहीं सर, तो ये इसमें ये बता रहे हैं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए ना, तो ए प्लस उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक रहता है। ये मैंने इधर प्रूफ करके देखा, समझ आया नहीं सर? तो आपको यही याद रखना, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर ये बात? अब सर हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को एक्स लेट किया, तो प्रूफ में एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स कैसे आया, मतलब कैसे, वही तो प्रूव कैसे करना लिखा? ना, हमें वही तो प्रूव करना है ना, ये हमें टू प्रूव में वही करना है ना। मैंने इसको एक एक्स ले लिया, इसका ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए तो ही हम बोल सकते हैं ना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बाकी कैसे बोलेंगे? समझे? समझे नहीं सर? ठीक है, एक्स जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज एक्स के बराबर, एक्स मैट्रिक्स मतलब क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका एक्स के बराबर हुआ, तो ही आप बोल पाओगे ना उसको कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ कि नहीं हुआ, राइट और नॉट? तो वो होगा तभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर सर? वेरी गुड। नेक्स्ट सर, ये माइनस वाला भी एक बार दिखा दो ना सर। माइनस वाला अगर तुम लोग देखोगे तो देखो ध्यान से, y जो है आप लोग के पास, आपने लिया था y मैट्रिक्स को a माइनस ए ट्रांसपोज। अब हमें प्रूव क्या करना है, y का ट्रांसपोज माइनस y के बराबर। ठीक है, तो एलएचएस हम लोग देख लेते हैं। एलएचएस आप लोग ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं फास्ट लिख रहा हूँ, राइट? ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये मेरा एलएचएस हो गया। वाई ट्रांसपोज मतलब ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ये ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। तो ए ट्रांसपोज को एज इट इज लिख दिया, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, माइनस अगर मैं बाहर ले लूं तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस वाई। सो वाई का ट्रांसपोज माइनस वाई के बराबर आ गया, सो दैट मींस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अब क्लियर, राइट? ये सो ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि आपने वो प्रूव कर दिया कि y का ट्रांसपोज माइनस वाई के बराबर है। ठीक है, आप तो चेक कर सकते हो उधर से।
राइट। देखो डायरेक्टली 2011 के अंदर गेट के अंदर क्वेश्चन आया था, सी ओवर हियर, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। देखो नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज जो है उसका ट्रांसपोज है। द सम एंड डिफरेंस ऑफ दिस मैट्रिसेस आर डिफाइंड एज एस। एस को लिखा ए प्लस ए ट्रांसपोज और डी को लिखा ए माइनस ए ट्रांसपोज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? गाइस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बता दीजिए। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, एस इज सिमेट्रिक एंड डी इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर हो रही है बात एकदम, राइट। सो आप लोग को सुबह सुबह सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, राइट। जैसे नहीं समझ में आ रहा है आप लोग मुझे रोक सकते हो, आप लोग मुझे वापस से पूछ सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस, दैट इज वेरी गुड, राइट। सब लोग को ध्यान से इसको आंसर करना है, इसको समझना है, ये टॉपिक को सारे को समझना है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, आपको लगता है कि ये चीज हम लोग को पहले से पता थी, बट कई बार आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हो, इसलिए इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोग के लिए, क्वेश्चंस भी आपको बता रहा हूँ मैं से, ठीक है। तो इसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो दूसरा थियोरम है इसके ऊपर से, दूसरा थियोरम आप लोग को पूछा गया है इसके ऊपर से, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज व्हाट? द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो हमें एक चीज तो पता है कि ए मैट्रिक्स जो है, ठीक है, ए मैट्रिक्स जो है आप लोग का वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो। देखो ये चीज कैसे लिखा हुआ है आप लोग के पास, आप देखो ध्यान से, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। आप लोग का ये जो मैट्रिक्स है वो आप लोग के अंदर इधर किस तरीके से ये चीज को लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको सपोज मैं ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। चलिए ये स्टेप मैं कर ही सकता हूं, बिल्कुल ये हमारा ए के बराबर ही आया, ए इज 2a by 2, राइट और नॉट, ये बिल्कुल हमारा सही आया। ओके, आप इधर क्या कर सकते हो, इसको तुम 2a को a प्लस a बाई 2 बिल्कुल लिख सकते हो सर। a को आप लोग a प्लस a बाई 2 को आप लिख सकते हैं। देन a प्लस a में मैं क्या कर रहा हूं, a प्लस और दूसरा इधर लिख दे रहा हूं मैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक के अंदर में a ट्रांसपोज ऐड कर रहा हूं और उस a ट्रांसपोज में सबट्रैक्ट कर रहा हूं। तो मैंने जो चीज ऐड की वही चीज मैंने सबट्रैक्ट कर दी, तो इसको भी डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका मैट्रिक्स ए ही आएगा ना। इसको भी जब आप ये चीज करोगे, ये वाला स्टेप से ये वाला स्टेप आया, ठीक है। सो दैट मींस अगर इसको मैं लिख दूं तो देयरफॉर मेरा जो ए मैट्रिक्स है, अगर इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखूं तो ये मेरा हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2, करेक्ट। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो आपके पास ये चीज आ गई, देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये आपका मैट्रिक्स का कौन सा कंपोनेंट हो गया, सिमेट्रिक कंपोनेंट हो गया। ये मैट्रिक्स का सिमेट्रिक, और ये वाला जो कंपोनेंट आप लोग ने लिखा ये मैट्रिक्स का कौन सा कंपोनेंट हो गया, तो आप बोलोगे सर ये मेरा मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक कंपोनेंट हो गया। ये मैट्रिक्स का कौन सा कंपोनेंट हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक कंपोनेंट हो गया। समझ आ रही है, क्लियर। सो एनी मैट्रिक्स यू कैन एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स a plus a transpose divide by 2 and a minus a transpose divide by 2 वो उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो गया, राइट। एकदम क्लियर, वेरी गुड। सो ये चीज तो आपको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा, ठीक है। अब आप आगे अगर देखो, अगर आप लोग ने ये चीज को समझे, 2020 मतलब यार रिसेंट क्वेश्चन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, ये रिसेंट क्वेश्चन पूछा है। आप देखो मैट्रिक्स पी इज डिकम्पोज्ड इनटू सिमेट्रिक पार्ट एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ऐसे सब नहीं पूछते, और बहुत सारे स्टूडेंट को पूरा मैट्रिक्स अलजेब्रा आता होता है, बट ये चीज को समझ नहीं पाए थे ये लोग, और समझ इसको किया नहीं होता है, समझ पर याद नहीं होता है। ये आप लोग ने 12th में भी किया होता है बट याद नहीं रहता, इसलिए ये सारे पॉइंट्स में रिपीट कर रहा हूं। गाइस देखो, एस पी मैट्रिक्स को डिकम्पोज किया इनटू सिमेट्रिक पार्ट एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है। मतलब पी मैट्रिक्स मेरा एक सिमेट्रिक पार्ट है प्लस स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, या वी हो गया, ठीक है। अब हमें आप लोग को ये पता है एस मैट्रिक्स आप लोग को फाइंड करना है, देन पी इज व्हाट, देन मैट्रिक्स पी आपका क्या बनेगा, ये चीज आपको फाइंड करना है। आपको एस मैट्रिक्स दिया है, आपको वी मैट्रिक्स दिया है। एस मैट्रिक्स एक्चुअल में होगा कौन सा मैट्रिक्स, एस मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या होगा, पी प्लस पी ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2 होगा। और ये वी मैट्रिक्स कौन सा होगा एक्चुअल में आप लोग का, तो पी माइनस पी ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2, क्योंकि वो स्क्यू पार्ट है और वो आप लोग का
सिमेट्रिक पार्ट है, एस आपका सिमेट्रिक पार्ट है। क्लियर ये बात एकदम सब लोग को? ठीक है, तो आपको अब उल्टी चीज, आपको सिमेट्रिक और वो दिया है, आप लोग को ढूंढना है आप लोग को। तो हमेशा याद रखो, हमेशा आप लोगों को करना क्या है, एस और वी को ऐड कर लो यार, एस और वी को ऐड कर लो। चलो डायरेक्टली आंसर है -4 + 0, -4 कितने ऑप्शन में पहले आ रहा है, तो बी और सी में आ रहा है, तो डी तो वैसे ही गया और ए भी वैसे ही गया। 4 - 2, 4 - 2 को डायरेक्ट 2 लिखेंगे, 4 - 2 को 2 लिखेंगे, तो ये यार आपका बी भी ऑप्शन चला गया, सीधा आंसर हो गया, ये आंसर सी हो गया। मतलब सिंपल, अगर कोई भी मैट्रिक्स होता है ना, उसको हम लोग सिमेट्रिक पार्ट, उसका सिमेट्रिक पार्ट प्लस उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, दोनों को ऐड ही करना होता है। ये जो जस्ट मैंने बताया कि ये जो एस लिखा होता है वो P + P ट्रांसपोज बाय टी होता है, और जो V लिखा होता है वो P - P ट्रांसपोज बाय टी। इसको तुम ऐड करोगे P आपको मिलेगा, देखो इसको भी ऐड करोगे तो P, तो S + V आपको सिर्फ निकालना होता है। समझ आई बात? तो S + V आप निकाल लो, S + V का आंसर आपका ऑप्शन सी डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर ये बात? ठीक है सर, S = P + P ट्रांसपोज होता है डिवाइडेड बाय 2। अरे डिवाइडेड बाय 2, S जो है वो P ट्रांसपोज उसको साथ डायरेक्टली एडिशन हो जाएगा। ये जो S मैट्रिक्स है ना, वो डिवाइड 2 होके बनता है। हमेशा याद रखना यार, तुम लोग ऐसे डाउट क्यों पूछ रहे हो? एक ही चीज है ना, मैंने क्या बोला कि A मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट जो होता है वो A + A ट्रांसपोज बाय 2 होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक A - A ट्रांसपोज बाय 2 होता है। वो डिवाइड बाय 2 होने के बाद हम उसको लिखते हैं ऐसा, तो डिवाइड बाय 2, तो ये डिवीजन बाय 2 होके लिखा हुआ है। राइट और नो? सॉरी, सो ये डिवीजन बाय 2 होके लिखा हुआ है, राइट? पहले ये नहीं लिखा है, सो डायरेक्टली ऐड कर लो इसको, ये चीज डायरेक्टली ऐड ही करनी है इसके अंदर, तो ही आप लोग को आंसर आएगा। क्लियर? वेरी गुड, ऑप्शन सी आप लोग का आंसर हो गया। गुड, आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो ये प्रॉपर्टीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब देखो ध्यान से सुनना, ए सिमेट्रिक अगर मैट्रिक्स है, अब देखो, अब मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूं यार कि अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है देन -a कर लो, k × a कर लो, मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो, a का ट्रांसपोज ले लो, a का पावर कोई भी ले लो, a इनवर्स ले लो, या b ट्रांसपोज × a भी कर लो, ये सारे के सारे मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। राइट, ये सारे के सारे मैट्रिक्स क्या होंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। देखो आप सिंपल कोई एक प्रूफ लिख लो। आप सपोज आपको गिवन क्या है, आपके पास गिवन क्या है? गिवन इज व्हाट? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, क्योंकि A सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला गया। ठीक है, अब हमें टू प्रूव क्या करना है? कोई भी एक मैं इसमें से ले लेता हूं, आप भी कोई भी एक ले सकते हो, राइट? तो सपोज मैं लिखता हूं, सपोज KA, सो वी हैव टू प्रूव दैट KA इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वी हैव टू प्रूव दिस KA इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे? सो सिंपल, आप लोग के आगे भी ऐसे प्रूफ करने। सो हम लोग क्या करेंगे, KA को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए इसका इंप्लाई इधर ही लिख दो, मतलब KA का ट्रांसपोज जो है ना वो KA के बराबर आना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो KA का ट्रांसपोज अगर हम लोग लेते तो हमें पता है कि स्केलर जो होता है वो K × इसको तुम A ट्रांसपोज लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ या ना? राइट और नॉट? K × KA का ट्रांसपोज मतलब KA × A ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स के ऊपर लगता है। ठीक है, अब हमें पता है कि यार A ट्रांसपोज तो A के बराबर है, वो तो गिवन है, तो इसको सिर्फ लिख देंगे हम लोग K × A, तो KA का ट्रांसपोज K मेरे पास आ गया। सो KA इज योर अगेन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसके आगे माइनस लगा दो, उसको कोई से मल्टीप्लाई कर दो, उसका पावर कोई भी ले लो, उसका ट्रांसपोज ले लो, उसका इनवर्स ले लो। हाँ जी बोलिए सर। लास्ट वाला पार्ट मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा, बी ट्रांसपोज ए बी। देखो आप देखो ध्यान से, अगर ये चीज हो गया, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर तुम लोग इसके साथ कोई एक मैट्रिक्स बी ले लो और ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, बी ट्रांसपोज ए × बी, सपोज ऐसा मल्टीप्लीकेशन किया, तो ये जो पूरा मल्टीप्लीकेशन भी होगा ना, ये भी आपका कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये भी आपका कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक होगा। आप चेक करना चाहोगे तो देख सकते हो, देखो मैं इसको प्रूव करके दिखा सकता हूं। हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, मतलब हमारे पास टू प्रूव क्या है? बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज ए बी आना चाहिए, बी ट्रांसपोज ए बी आना चाहिए।
ठीक है, तो आप देखो इधर से LHS से हम लोग स्टार्ट करते हैं। LHS हम लोग देखेंगे, तो LHS मैं यही इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। LHS मेरा ये पार्ट हो गया। अब देखो इसका ट्रांसपोज तो हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं ना, हमने अभी एक प्रॉपर्टी लिखा था कि ए बी का ट्रांसपोज अगर मुझे लिखना हो तो तुम क्या लिखोगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांस। तो सबसे पहले ये बी का ट्रांसपोज में लिखूंगा, फिर ये सेंटर में जो ए है उसका ट्रांसपोज लिखूंगा, और फिर मेरा जो बी ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो इधर से अगर हम लोग लिख देंगे तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी हो गया। ओके, ए ट्रांसपोज क्या है, वो तो सिमेट्रिक है ना, सो बी ट्रांसपोज ए इंटू बी आ गया मेरे पास। अब चेक कर लो, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज मेरा बी ट्रांसपोज ए बी आ गया, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। इसलिए बी ट्रांसपोज ए बी वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, राइट और नॉट। अब समझ में आया हरदीप? ओके सर। राइट, सो ये भी एक आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। मतलब यू आर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन ऑन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द रिजल्टेंट विल आल्सो बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। आपका सर जो माइनस ए कैसा है, माइनस ए तो सर स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा ना। कहाँ माइनस ए मैंने लिखा ही है सर उसमें तो माइनस ए भी है ना, जैसे ए सिमेट्रिक देखो मैट्रिक्स आप समझ रहे हो, आप गलत समझ रहे हो। वापस इनके लिए देखो, वापस समझ रहा, मैं वापस आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए आपको सिमेट्रिक है, ध्यान से देखना आप, ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। गिवन इज इधर आपके पास ए का ट्रांसपोज, सी ए ट्रांसपोज इज ए। तुम्हें प्रूव क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट माइनस ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। माइनस ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब माइनस ए का ट्रांसपोज तुम्हारा माइनस ए के बराबर आना चाहिए, ये चीज तुम्हें प्रूव करनी है। मैंने ऐसा कहा बोला कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो गया। देखो प्रूफ देखना हो तो LHS लिख दो पहले। LHS हो गया ये माइनस ए का ट्रांसपोज, तो देखो माइनस के ऊपर तो ट्रांसपोज नहीं लिख सकता, इसको तुम लिख सकते हैं माइनस ए ट्रांसपोज। ये माइनस ए मतलब ये -1 हुआ ना, स्केलर हो गया ना, ये तो -1 स्केलर, तो ये -1 इंटू ए ट्रांसपोज हो गया ऐसे। सो -1 एज इट इज, ए ट्रांसपोज तो ए के बराबर था, तो ये हो गया मेरा माइनस ए। तो आ गया ना माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, तो माइनस ए भी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ कि नहीं हुआ, राइट। समझ आई बात अब? हाँ सर समझ आई, राइट। तो ये समझना है, मैंने ये नहीं बोला कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो रहा है, ठीक है। सो द थिंग इज, if you are doing any operation with symmetric matrix, that matrix will be always symmetric। और देखो ऐसा लगता है 2014 के अंदर सी के अंदर आप चेक कर सकते हो 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का ये क्वेश्चन जो था ये पूछा गया है 2014 के अंदर। आप चेक कर लो पहले ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, बताओ मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, राइट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, yes or no, it is symmetric matrix or no? ओके यस। आप देखो जो भी अभी लॉय मैंने आपको बताया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या चीज जाननी जरूरी है, प्रिंसिपल डायगोनल बना लो, अपर और लोअर ट्रायंगुलर सेम दिखना चाहिए। आप चेक कर ले ना, अपर और लोअर ट्रायंगुलर आप लोग का सेम दिख गया तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। समझ रहे हो ना, ठीक है। अब आप देखो ये जे आ गया, ये सिमेट्रिक हमें पता है, उसके आगे तुम्हारा के ट्रांसपोज हो गया और ये के हो गया। इसका जो आंसर होगा वो हमेशा कैसा मैट्रिक्स होगा, कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये प्रॉपर्टी है, ये हमने अभी देखा, के ट्रांसपोज जे इंटू के इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर ये बात सब लोग को, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, प्रोडक्ट नहीं पूछना था। ये चीज है ना, ये शायद मुझे क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, जो बुक के अंदर से मैंने लिया है, ये प्रोडक्ट नहीं होगा। ये लोग को यही पूछना है, प्रोडक्ट तो वैसे भी सबको आता ही है, ये प्रॉपर्टी का यूज करना चाहा इसलिए ऐसा मैट्रिक्स लगा है। So they should ask what is the value or which type of matrix will be K transpose JK. So that will be always your symmetric matrix, right? ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। ये लोग ने प्रोडक्ट पूछा है, तो प्रोडक्ट भी आप इजीली निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है। मैंने प्रोडक्ट भी इसका निकाल के रखा है, आप भी निकाल सकते हो। K का ट्रांसपोज ले लो, फिर J के साथ मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आए उसको वापस K के साथ मल्टीप्लाई करो। आई थिंक तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो 23 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। सो प्रोडक्ट भी आपका निकल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, के का ट्रांसपोज कैसे होगा यार, ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो। के का ट्रांसपोज मतलब यार के जो है ना, के आप लोग का एक सिंगल कॉलम है, कॉलम को रो में लिख दो यार, 1 2 -1, ये हो गया के ट्रांसपोज, ठीक है। ये आपका हो गया के ट्रांसपोज। समझ आ रही बात, क्लियर एकदम, राइट। सो ये देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी पूछा गया था। क्वेश्चन इसके अंदर जो है वो ये लोग ने गलत प्रिंट हुआ है, आई थिंक जो बुक ने प्रिंट किया है वो प्रिंट गलत है। बाकी ये डायरेक्ट यही पूछने चाह रहे थे कि के ट्रांसपोज जे के क्या होता है।
तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है डायरेक्टली। ओके, अब दूसरी बात आते हैं। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड क्या है ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर्टी। देखो अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए का पावर 2n इज सिमेट्रिक। और ये प्रॉपर्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अरे कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, उसका इवन पावर, ए का पावर 2n मतलब क्या, इवन पावर, ऐसा हुआ ना, सपोज n तुम कोई भी ले लो, पर ए का पावर 2n है मतलब इवन। तो अगर तुम्हारे पास ए स्क्यू सिमेट्रिक भी हो जाए पर उसका इवन पावर तुम लोगे ना, तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी सारे में देखो ऑड पावर, ए का ऑड पावर वो स्क्यू सिमेट्रिक बनता है, के इंटू ए वो भी स्क्यू सिमेट्रिक बनता है, बी ट्रांसपोज ए बी जैसे अभी हमने देखा वो भी मेरा स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। बट ए का इवन पावर, ए का इवन पावर वो आपका सिर्फ सिमेट्रिक बनता है। तो मैं सिर्फ उसका प्रूफ आपको बताता हूं। देखो हमारे पास गिवन क्या है, उसी का मैं प्रूफ बता रहा हूँ गाइस। बाकी सारी चीज तुम इस हिसाब से प्रूफ कर सकते हो ना, सारे प्रूफ देखने जाओगे तो यार बहुत टाइम लगता है ये सब, ठीक है। सो ए का पावर 2n उसका ट्रांसपोज हमारे पास वो सिमेट्रिक है, उस सॉरी गिवन ये नहीं है, गिवन मैं लिख रहा हूं तो मैंने ये 2 प्रूफ लिख दिया। गिवन मेरे पास है कि ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, सो ए ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर है। हमें 2 प्रूव करना है कि a का पावर 2n उसका ट्रांसपोज जो है ना वो आपका a का पावर 2n आना चाहिए, तो हमारा ये सिमेट्रिक हुआ। बाकी सिमेट्रिक नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे प्रूफ में हम LHS को लिखते हैं। LHS मतलब यही चीज लिख देते हैं, देखो a का पावर 2n उसका ट्रांसपोज, ठीक है। अब मैंने आपको एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बताई थी, तुम पहले पावर कर लो फिर ट्रांसपोज ले लो, या पहले ट्रांसपोज ले लो फिर उसका पावर लो, दोनों चीज सेम होती है। अगर नहीं पता है तो आप प्रॉपर्टी इधर देख सकते हो, देखो मैंने वो प्रॉपर्टी लिखवाया है, और नहीं लिखवाया तो वहां पे ऐड कर लो। चलो इधर दिख रहा है, ओके। इधर ये प्रॉपर्टी आप लोगों को नहीं दिख रही, वो प्रॉपर्टी आप इधर 6 नंबर ऐड कर सकते हो, a पावर m का ट्रांसपोज, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, a ट्रांसपोज उसका पावर इधर m हो जाएगा। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। तो इफ यू आर टेकिंग ट्रांसपोज फर्स्ट एंड देन टेकिंग पावर, इट इज सेम एज you are taking power of any matrix and then taking transpose, right? So that is one and same thing only. Next, so हम लोग इधर पे जो हमारा प्रूफ था वहीं पे आते। सो ये हमारा प्रूफ था, ओके। अब हमें एक चीज पता है यार, a का ट्रांसपोज जो है ना वो तो -a के बराबर, तो ये हो गया मेरा -a का पावर 2n। तो इधर मुझे एक चीज तो हो गई कि माइनस तो एक स्केलर है, तो आप लिख सकते हो -a का पावर 2n इंटू a का पावर 2n। अब आप चेक कर सकते हो यार कि यार -1 के ऊपर तुम कोई भी इवन पावर लगा दो वो तो 1 के बराबर हो जाता है। तो आंसर इसका सिर्फ क्या रहेगा, a का पावर 2n। तो a का पावर 2n का ट्रांसपोज तुम्हारा a का पावर 2n आ गया। हेंस हम बोल सकते हैं कि a टू द पावर 2n इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भले a आपका स्क्यू सिमेट्रिक है बट a का इवन पावर वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, राइट। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? गॉट दिस पॉइंट? What okay, got this point clear? Okay, अब थर्ड पॉइंट में k is also symmetric में, k is scalar यार, k is scalar, so इसको e लिखते, e का मतलब they want to write integers, so k belongs to z, right? k can be, और कोई भी रियल नंबर, z भी हम नहीं लिख सकते, स्केलर है तो कोई भी रियल नंबर k के बराबर। so k is also a skew symmetric matrix। क्लियर ये बात? ठीक है, तो वो थर्ड पॉइंट का आ गया। ओके, गॉट दिस पॉइंट? सब लोग को समझ में आया ये? नेक्स्ट, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब होता है इवन पावर सिमेट्रिक होता है, बाकी सारे चीज जो भी आप कर लो वो सारा का सारा स्क्यू सिमेट्रिक बनता है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते। अब देखो ध्यान से ये चीज भी, नंबर 3 प्रॉपर्टी, इफ a एंड b आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब 2 मैट्रिक्स आ गए, अभी तक हम लोग एक ही मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, अब हमारे पास 2 मैट्रिक्स आ गए। a एंड b आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो a b को ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, या a इंटू बी प्लस बी इंटू ए कर लो, ये मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ये मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ए बी प्लस बी आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। या प्रूफ अपने आप कर सकते हो। मैंने जो मेथड
कोई भी चीज को प्रूव करना है तो एलएचएस को ट्रांसपोज लेके वही की वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो वो हमारा सिमेट्रिक, ये प्रूव आपको आ सकता है। पर ए बी माइनस बी ए जो है ना, वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक। और ए बी, अगर ए बी जो है सिंपल ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता कब, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होता। ए बी इज इक्वल टू बी ए होता। मैं थर्ड चीज का आपको प्रूव करवा देता हूं कि अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी सिमेट्रिक कब होता, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होता। तो थर्ड का प्रूफ आप देख सकते हो, देखो गिवन क्या है मेरे पास, थर्ड का प्रूफ, ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो ए ट्रांसपोज is equal to A, that is given, or B transpose is equal to B, that is also given. ठीक है, what we have to prove is AB is symmetric matrix, AB का ट्रांसपोज आपका AB के बराबर होना चाहिए when AB is equal to BA, when AB is equal to BA, that is given। ठीक है, अब हम लोग इसका देखो एलएचएस के अंदर इसका प्रूफ लेते हैं हम लोग, एलएचएस के अंदर लेते हैं हम लोग ए बी का ट्रांसपोज। सो ए बी का ट्रांसपोज तुम लिखोगे सर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तुम्हें पता है बी ट्रांसपोज तो बी के बराबर है और ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, ये गिवन है। अब ये आपका बी ए आंसर आया, पर बी ए को मैं लिखूंगा क्या, ए इंटू बी, क्योंकि ये हमें बोला है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है। तो ए बी का ट्रांसपोज मेरा ए बी के बराबर कब हुआ, जब तुमने इस बी ए को ए बी के बराबर लिखा। इसलिए अब आप बोल सकते हो कि AB is symmetric matrix when AB is equal to BA, right? So that is your third point, C point. So all of you got this point? एकदम क्लियर हो गया तीनों तीन पॉइंट, कोई डाउट इसमें, राइट? आई थिंक नो डाउट, राइट? ओके, वेरी गुड, गुड। हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलो बोलो। सर एलएचएस में जो ए बी ट्रांसपोज लिखा है, हाँ, इज इक्वल टू, हम ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं लिख सकते। ठीक है, ट्रांसपोज में हमेशा वैसे हमें रिवर्स चलना पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड, चलो समझ में आ गया ये। ओके सर। नेक्स्ट नंबर 4, इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो पहले सिमेट्रिक था, अब दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वापस सेम ए प्लस माइनस बी और ए बी माइनस बी ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक बन जाते, पर ए बी प्लस बी ए ये सिमेट्रिक बन जाते। अब देखो यार, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको याद मत करो, इसको डायरेक्टली तुम एग्जाम में प्रूव कर लो। सपोज मुझे पता नहीं है कि ए बी प्लस बी ए कैसा मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे और चेक करेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो देखो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, फिर आप लिखोगे यार ये हो गया मेरे पास ए बी का तो ये हो गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ये आपके पास हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब आपको क्या बोला है कि ए और बी जो है ना वो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया होगा। तो बी ट्रांसपोज तुम्हारा माइनस बी के बराबर, ए ट्रांसपोज तुम्हारा माइनस ए के बराबर, प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, बी ट्रांसपोज तुम्हारा माइनस बी के बराबर हो जाता। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो गए तो वो तो प्लस करेंगे, तो ये बी ए प्लस ए बी हो गया। तो ये कम्यूटेटिव होता है एडिशन, तो इसको मैं ए बी प्लस बी ए वापस लिख सकता हूं। तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज मेरा वापस ए बी प्लस बी ए आ गया। तो दैट इज व्हाई आई कैन से दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, राइट? समझ में आ गई ये बात? सो ए बी प्लस बी ए इसलिए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इधर से भी हमको समझ में आ ही सकता है ऐसे आराम से। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट आप सबको? राइट गाइस, समझ आ रही है सबको? यस, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड देते रहना। राइट, मुझे आप लोग का फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखता ना लाइव क्लासेस के अंदर, तो हमें समझ में नहीं आता कि आपको समझ में आ रही है। बाकी हम फेशियल एक्सप्रेशन से पता कर लेते कि आपको समझ में आया नहीं। राइट, वेरी गुड। चलिए आगे, नेक्स्ट। ओके, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि आप लोग को रैंक फाइंड करना है, आइगन वैल्यू फाइंड करना है, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस देखनी है, सारे के अंदर यार डिटर्मिनेंट तो यूज हो गए। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर। डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है? स्क्वायर होता है, राइट और नॉट? सो डिटर्मिनेंट आर ऑलवेज स्क्वायर। मतलब क्या यार
कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल सकता है। ये स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, मतलब जब भी ऐसे डिटर्मिनेंट में कुछ चीज लिखी होगी ना तो रोज और कॉलम्स इक्वल होगी, रोज और कॉलम्स इक्वल होगी, तभी उसको डिटर्मिनेंट की साइन दी गई होती है, बाकी डिटर्मिनेंट की साइन नहीं दी होती। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट हमेशा सबसे पहला तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ये तो सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, वो जो आंसर निकलता है डिटर्मिनेंट का वो हमेशा एक स्केलर वैल्यू निकलता है। कौन सा वैल्यू निकलता है डिटर्मिनेंट के आंसर में? हमेशा स्केलर वैल्यू, राइट। सो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करने के लिए 2x2 का तो सबको डिटर्मिनेंट आता है होता है, राइट और नॉट, बट डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है मुझे दो टर्म्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। एक हो गया माइनर और दूसरा हो गया कोफैक्टर। ठीक है, सो माइनर्स कैसे फाइंड करते हैं? तो मान लो कि यार मुझे ये A11 का माइनर फाइंड करना है। देखो माइनर फाइंड करने का ट्रिक है M11, ये मुझे माइनर फाइंड करना है। सपोज हम लोग क्या करेंगे, जहां पे A11 एलिमेंट है वो वो कॉलम और वो रो को हम लोग हाइड कर देंगे, तो हमारे पास बचे ये 4 एलिमेंट्स। तो आप लिखोगे इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। डिटर्मिनेंट हमेशा ऐसे 2 डैश के बीच में लिखे जाते, और इसको आप लिखोगे A22 और A23, और इधर आपके पास आ जाएगा A32 और इधर आप लिखोगे A33। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा A22 A33 माइनस A23 इंटू A32। इसका आपका सॉल्व करेंगे तो ये पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है और माइनस ऐसे। दिस इज द डिटर्मिनेंट, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, और इसको हम बोलते हैं माइनर, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं बोल रहे हम लोग। ये जो आपका बड़ा सा डिटर्मिनेंट है, ये पूरा जो डी है उसमें पहले एलिमेंट का ये माइनर बोलते हैं, इसको फर्स्ट एलिमेंट का क्या बोलते हैं? माइनर। ठीक है, क्लियर हुआ ये माइनर? तो सपोज आपको मैंने बोला कि व्हाट इज द माइनर ऑफ एलिमेंट 3 and 2, सो A32 आपको फाइंड करना है। तो आप लोग देखो ध्यान से, A32 अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हो A32 में, तो A32 वाली जो कॉलम है वो और ये वाला रो, वो दोनों को हाइड कर लो। अब बचे आपके पास कौन से एलिमेंट, उसको डिटर्मिनेंट में लिख दो, A11 A13 A21 और A23। तो ये हो गया आप लोग का डिटर्मिनेंट। इसका आंसर तुम लोग इधर से निकाल सकते हो, राइट। सो माइनर इज अ वेरी इजी टॉपिक, आप लोग पहले भी माइनर को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ते थे। ठीक है, सो ये हो गया आपका माइनर्स। ठीक है, आगे अब जब आपने माइनर देख लिया तो माइनर का बड़ा भाई, राइट, मैं इसको बोलता हूं माइनर का एक बड़ा भाई कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब क्या? कोफैक्टर मतलब साइन ऑफ माइनर, साइन ऑफ माइनर मतलब माइनर की साइन क्या है, प्लस या माइनस, उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। माइनर की साइन डिसाइड करता है, राइट और सो कोफैक्टर इज माइनर्स विथ साइन, ऐसा भी बोल सकते हो, और साइन ऑफ माइनर ऑल्सो, माइनर विथ साइन। सो -1i + j mij, मतलब अगर मैंने बोल दिया कि व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ C11, तो ये आपके पास हो जाएगा -1 1 1 है, मतलब इधर भी हम लोग रखेंगे 1 + 1 देन माइनर ऑफ 1 1 1। तो माइनर्स तो निकालना आ गया, उसका साइन आपको लगाना है, तो ये आपका -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो C11 आपका M11 के बराबर हो जाएगा, मतलब आपके माइनर की साइन पॉजिटिव हो गई। माइनर की साइन क्या हो गई? पॉजिटिव। सपोज मैंने बोला C12 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, तो आप लिखोगे -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12 इंटू लिखोगे आप M12। सो इफ यू आर फाइंडिंग दिस थिंग, आप लोग के पास अगर ये जो चीज आ रही है तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा ना, तो ये हो गया आपका -M12। तो C12 मतलब दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर A12 का कोफैक्टर जो है वो माइनस हो जाएगा M12 के बराबर। सो माइनर्स विथ साइन इज योर कोफैक्टर। तो अगर आप देखने जाओ ना तो ये एलिमेंट का पॉजिटिव साइन होता है कोफैक्टर में, इसका नेगेटिव आएगा, इसका वापस पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा A13, फिर वापस ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और वापस ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ऐसे 4 ही एलिमेंट होते हैं जिनके कोफैक्टर की साइन जो है ना वो नेगेटिव होती है। देखो ये 4 एलिमेंट, बाकी सारे पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं। तो 4 एलिमेंट की नेगेटिव साइन हो जाएगी, 5 एलिमेंट की आपकी पॉजिटिव साइन हो जाएगी 3x3 मैट्रिक्स के अंदर और 3x3 डिटर्मिनेंट के अंदर। सर 2x2 मैट्रिक्स में क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करके आएंगे? 2x2 सपोज अगर मैंने ऐसा ले लिया कोई मैट्रिक्स A11
A12 A21 A22, तो ऑब्वियस बात है ये आपका प्लस हो गया, क्योंकि ये 1 1 है तो ये प्लस हो जाता, ये 1 2 है तो माइनस हो जाता, ये 2 1 है तो ये माइनस हो जाता और ये प्लस हो जाता माइनस। समझ आई बात? ठीक है। ऐसा Yes. इवन और ऑड भी बोल सकते हैं क्या? जैसे इवन रहता है तो साइन चेंज करेंगे और ऑड रहता है तो साइन चेंज। एक मिनट अमन, वापस आप थोड़ा जोर से बोल सकते हो, आपकी आवाज क्लैरिटी के साथ नहीं आई मेरे। सर अगर इवन रहता है तो साइन चेंज होगा, मतलब नहीं चेंज होगा, और ऑड रहता है तो साइन चेंज। यस, ऑब्वियस बात है। मतलब अगर आपका इसका समेशन 1 + 1 जो है वो इवन है, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ, और इधर आपका ऑड है तो साइन चेंज हो गया। दैट इज याद रख सकते हैं ना सर। सो डायरेक्टली भी आप लिख ही सकते हो ना। डायरेक्टली अगर मैं 4 × 4 का भी बोल दूं तो आप इसको देख के डायरेक्टली लिख सकते हैं कि किस में साइन चेंज होगी। समझ आई बात? 4 × 4 का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा ऐसे 4, और माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे आपके रोज बन जाते। समझ आई बात? 4 × 4 का अगर लिखते हैं तो। ठीक है, ओके वेरी। सो दिस इज सिंपल। यस, तुम याद कर सकते हो, ये चीज को तुम याद कर सकते हो कि जब भी आपको कोफैक्टर दिख रहा है 3 × 3 का, इन 4 की कोफैक्टर्स नेगेटिव आएंगे हमेशा। ये याद भी रख सकते हो तुम लोग। ठीक है, ऐसा तुम्हारे पास ये फिक्स्ड है कि ये जो 4 मैंने सर्कल किए हुए 3 × 3 में, वो सारे के सारे उनके कोफैक्टर्स नेगेटिव होंगे, बाकी सारे पॉजिटिव। ठीक है, नंबर चाहे कोई भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, देखो अभी तक आपको क्या होता है कि डिटर्मिनेंट आप लोग ने ना सिर्फ रो नंबर 1 को लेके डिटर्मिनेंट निकाला होता है, बट यार ऐसा नहीं होता है ना। रो नंबर 1 को लेके डिटर्मिनेंट नहीं निकलता। आप कोई भी रो ले लो, आप कोई भी कॉलम ले लो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सेम ही आती है। ठीक है, मैं आगे आपको एक एग्जांपल से भी बताऊंगा, बट अभी के लिए जब इसको एक्सपांड करना है हम लोग को, A11 A12 A13, सपोज मैं इसको एक्सपांड कर दे रहा हूं, तो मैं इसका डिटर्मिनेंट एक्सपांशन अगर मैं देखने जाऊं तो मैं ये लिख रहा हूं A11, इसके साथ A11, तो कोई जो भी रोज के एलिमेंट्स है उसको हम लोग क्या कर देंगे, सारे को एक लाइन में लिख देंगे प्लस के साइन के साथ। A11 A12 माइनस है। एक मिनट रुक जाओ, मैं समझा रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले कोई भी आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता है, आप क्या करोगे, ये तीन जो है एलिमेंट्स को, जो रो से, मतलब अगर आपने, if you want to expand with respect to row 1, then write the elements of this first row in this format। बीच में प्लस की साइन अभी रखो, जहां पे भी माइनस होगा वो अपने आप माइनस होगा, और उसके मल्टीप्लीकेशन में, सपोज ये मैंने A11 लिखा है ना, उसके मल्टीप्लीकेशन में उसी का कोफैक्टर करना होता है। सो A11 × C11, A12 × C12, A13 × C13, उसके मल्टीप्लीकेशन में उसी का कोफैक्टर आप लोग मल्टीप्लाई कर लो। ये जो आंसर आता है मींस द प्रोडक्ट ऑफ, ओके ऐसा बोल सकते हैं, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with its corresponding cofactor will give you the determinant of matrix, आप देख सकते हो कि देखो आप A11, अब C11 को लिखना है, मतलब कोफैक्टर ऑफ C11, तो सबसे पहले पहला एलिमेंट है, इसके कोफैक्टर की साइन तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव माइनर लिखेंगे। A11 का पॉजिटिव माइनर, तो ये हो जाएगा A22 A23 A32 और A33, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर A12 है हमारे पास, A12 है, A12 को एज इट इज मैंने लिखा, बट C12 मतलब सेकंड एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर लिखना है। यार सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर तो आपने बोला था सर माइनस के साथ आता है, वो नेगेटिव साइन होती है, राइट? तो वहां पे हम लोग ने लिख दिया इधर नेगेटिव ऑफ माइनर ऑफ C12, तो माइनर ऑफ C12 क्या हो जाएगा, A21 A23, देन A31 A33 A31 A33 प्लस A13 C13, वो तो पॉजिटिव होता है, ये तो हमारा पॉजिटिव होगा, तो C13 जो है वो हम लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा A21 A22, राइट? A21 A22 A31 A32, सो दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो यार डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है? डिटर्मिनेंट इज व्हाट? Determinant is the sum of product of elements of any row or column with its corresponding cofactor. That is called determinant. उसको हम बोलते हैं determinant D. क्लियर हो रही है बात सबको एकदम? ये बात क्लियर हो रही है? यस और नो?
सर डिटर्मिनेंट कोई शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं क्या, कि यही मेथड है? नहीं, डिटर्मिनेंट कर सकते हैं, बट तुम्हें ये उसकी बेसिक डेफिनेशन पहले समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई सर। राइट, ओके। अब सपोज तुमने ये चीज नहीं लिखा और सपोज तुम्हें एक्सपांड करना हो, राइट, इफ यू वांट टू एक्सपांड द डिटर्मिनेंट विथ कॉलम 2, राइट, कॉलम 2 से अगर आपको एक्सपांड करना है तो कॉलम 2 हमारा ये रहा, तो कॉलम 2 के पहले एलिमेंट्स लिख दो A12 देन A22 और फिर लिखोगे क्या A32, कॉलम 2 के एलिमेंट्स लिख दिए, आगे प्लस की साइन अभी लगा दो, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, इनके करस्पॉन्डिंग A12 के करस्पॉन्डिंग C12 और C22 एंड C32 में C32, इसका जो आंसर निकालोगे वो आंसर आपका वापस डिटर्मिनेंट डी आ जाएगा, वापस सेम आंसर आएगा। जो आपने रो 1 को एक्सपेंड किया था या कॉलम 2 को एक्सपेंड कर लो यार, आंसर आपका सेम रहेगा। ये समझ आ रही है बात सब लोगों को क्लैरिटी के साथ एकदम? ये बात क्लियर हो रही है गाइस? ठीक है, राइट। सो ये डिटर्मिनेंट जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट से हम लोग आगे रैंक वगैरह के टॉपिक्स को है वो इजीली क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चले आगे बढ़े, राइट। तो देखो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अब मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि जनरली आप लोग डिटर्मिनेंट को निकालना तो आपको आता ही, बट एक में मेथड जो है शॉर्टकट मेथड जिसको हम बोलते सारस रूल, राइट। सारस रूल से हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। कैसे डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं सारस रूल से, वो भी आप जान लो। क्या करना है देखो ध्यान से ये जो आपका डिटर्मिनेंट है उसका जो पहला एलिमेंट 2 है वो इधर लिख दो, और ये जो लास्ट एलिमेंट 1 है वो इधर लिख दो। कौन सा जो सर्कल किया वो, ये 1 मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। अब देखो वापस ये 1 जो है वो इधर लिख दो, और ये जो 5 है और वो 5 आप इधर लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या कर लीजिए आप लोग, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ। चलो इसका आंसर मुझे बताओ कितना आंसर आ गया। 1 2 * 2, 2 4 * 8, ठीक है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 0, बीच में ऐड करते जाओ। इसका आंसर, इस चीज का आंसर, मल्टीप्लीकेशन का आंसर बताओ मुझे क्या हो जाएगा। इसका आंसर -3 × -1, सो दैट इज इक्वल टू योर 3। बीच में माइनस की साइन लगाना, बीच में माइनस की साइन। अब वापस इसके अंदर मैं कुछ रखूंगा। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखा। अब ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 5 * 10, 10 × -3 हो जाएगा तुम्हारे पास -30। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 1 × 0 × 1, तो ये हो जाएगा +0। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × -1 -2, -2 × 4 दैट इज -8। अब इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये 3 + 8 11 हो जाएगा। ये माइनस है, ये -30 -8 -38 हो गया आपके पास, तो ये हो जाएगा 11 + 38, ये आपका आंसर आ गया 49। इसका डिटर्मिनेंट होगा 49, इसका डिटर्मिनेंट होगा। मेथड सिर्फ 3 × 3 के लिए चलती है, सारस रूल जो है वो 3 × 3 के लिए चलता है, बाकी के लिए नहीं चलेगा। समझ आ गई बात सबको? ये मेथड समझ में आ गई? यस और नो? सर एक बार रिपीट करो। मैंने क्या कर दिया, ये जो कॉलम है ये 2 को इधर लिख दिया, ये फर्स्ट 2 जो है उसको मैंने इधर लिख दिया, ये 1 जो है वो मैंने इधर लिख दिया, ये 1 था वो लास्ट में इधर लिख दिया, और ये जो 5 था उसको पहले इधर लिख दिया। फिर मैंने ये तीनों, ये ब्लू कलर के 3 एरो को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उनको ऐड कर दिया। पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड कर दो, माइनस करके ये जो रेड कलर के एरो है उसमें तीनों के जो प्रोडक्ट आए वो तीनों को ऐड कर दिया, बीच में माइनस की साइन। फिर फाइनल आंसर मैंने उसको सॉल्व करके निकाल दिया। समझ आया जयवीर? यस सर। ठीक है, मतलब आप ऐसा कर लो, देखो इसको नाम 1 दे दो, इसको नाम 2 दे दो, इसको 3 दे दो, और इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो नाम, और इसको 6 दे दो। तो आपके पास एक्चुअल में हुआ क्या, 1 + 2 + 3 -4 + 5 + 6, मतलब ये जो है आपका जो भी इसका आंसर आ जाता वो 4 हो जाता, जो 4, ये 5 और ये 6, ये रोज सारे हो गए, सारे एरोज हो गए। समझ आई बात? उसको मल्टीप्लाई करके पर लिखना है ना, मल्टीप्लाई करके लिखना है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट हो गया। डिटर्मिनेंट आप लोग ऐसे सारस रूल से भी निकाल सकते हो, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी बता दी, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट आपका डेफिनेशन होता है, आप देखो ध्यान से, इसके अंदर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। 2014 में गेट सीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा था, क्या दिया आप लोग को 2 × -4 × 7 और
1 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए हमारा ये है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसको पहले आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसका डिटरमिनेंट आपका निकलेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे फिर डिटरमिनेंट निकलेगा। ओके, ये जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3 क्रॉस 3 बन जाएगा। कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा आपका? 3 क्रॉस 3 बन जाएगा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, निकाल सकते हो इसका मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट, ये अपने आप हो जाएगा। बहुत सिंपल है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए मुझे अलग से आपको बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर तो आप अपने आप भी निकाल सकते हो। सो दिस क्वेश्चन इज इजीली सॉल्वेबल बाय यू। क्लियर? बोलिए, कोई डाउट है इसमें? आ जाएगा ना आंसर इसका? इसका आंसर आ जाएगा ना? ठीक है, वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके अंदर हम टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये आप लोग सॉल्व कर लेना क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्टकट मेथड से भी कर लो, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा, उसका शॉर्टकट मेथड से भी निकाल दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे कोफैक्टर प्रॉपर्टी अभी मैंने आप लोग को बताई। क्या बताया था कि इन द डिटरमिनेंट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये हमें, ये डेफिनेशन है, यही चीज मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने आगे लिखा नहीं था इसलिए मैंने इधर लिख के रखा है कि डिटरमिनेंट मतलब क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अब ध्यान से सुनो, सपोज हम लोग ने एक डिटरमिनेंट लिया A11, A12, A13, ये हो जाएगा A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। सपोज मैंने एक ऐसा डिटरमिनेंट लिया। मैंने क्या किया? मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसी के अंदर मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने रो नंबर 1 लिया, मैंने सिलेक्ट कौन सी की? रो नंबर 1। उसके एलिमेंट्स मैंने लिख दिए, देखो A11, फिर A12 और फिर A13। मैंने रो कौन सी ले ली? रो नंबर 1 और उसके एलिमेंट्स ले लिए। अब मैंने क्या किया? रो नंबर 1 के एलिमेंट्स लिए और कोई भी कॉलम या कोई भी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। मतलब सपोज मान लो कि मैंने कॉलम नंबर 3 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। मैंने क्या कर दिया? कॉलम नहीं, हमने रो के एलिमेंट्स लिए ना, तो हमने रो के एलिमेंट्स लिए, तो रो नंबर 1 के एलिमेंट्स उसको मैंने रो नंबर 3 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। रो नंबर 3 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब क्या हो गया? A11 इंटू C31, ऐसा कोफैक्टर ऑफ A31, A32 का कोफैक्टर C32 और A13 का कोफैक्टर मेरा हो जाएगा, सॉरी A33 का कोफैक्टर हो जाएगा C33। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए, कोफैक्टर मैंने थर्ड रो के लिए, मैंने फिर क्या कर दिया? दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। इसका आंसर जो है ना वो हमेशा 0 आता है। ये और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई, ये आंसर हमेशा 0 आता है। इसको स्टेटमेंट में आप ऐसा भी बोल सकते हो, the sum of product of elements of any row with the elements of with the cofactors of any other row is always equal to 0। ये हमेशा आंसर जो है ना वो 0 के बराबर आता है। आप चेक कर सकते हो, आप लोग एक एग्जांपल लेके घर पे ट्राई कर सकते हो, आप इसको चेक कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी को भी, ये हमेशा आंसर 0 के बराबर होता है। सो A11 C31, A12 C32, A13 C33, पहले रो के एलिमेंट्स थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ मैंने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, आंसर हमेशा 0। पहले रो के एलिमेंट्स सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया, आंसर 0। अगर तुम कॉलम ले रहे हो ना, पहले कॉलम के एलिमेंट्स और तुमने कॉलम नंबर 3 के कोफैक्टर के साथ आपने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, आंसर वो भी 0 आ जाएगा। समझ आ रही है? सर कॉलम में भी सेम होगा क्या? रो में तो ऐसा होगा, कॉलम में भी सेम होगा, कॉलम में भी सेम होगा। अगर तुम C1 कॉलम के एलिमेंट्स ले रहे हो तो C3 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, आंसर वो भी 0 आ जाएगा। समझ आई बात? अच्छा, थैंक यू। ठीक है, एक बार आप ट्राई कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जनरली कोई बताता नहीं है ये प्रॉपर्टी, ये आपको समझना है, ठीक है। ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इसके ऊपर से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड कहीं पे फ्रेम हो सकता है ऐसा, ठीक है। फिर आती है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट मतलब सर हाँ जी बोलिए सर, R1 के साथ R2 के कोफैक्टर करेंगे तब भी वही होगा सेम या लास्ट रो ही करनी मैं पड़ती बता तो रहा हूँ यार कि कोई भी रो के एलिमेंट तुम अगर ले रहे हो उसके अलावा दूसरी जो रोज है उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो। सपोज तुम R2 के एलिमेंट्स ले रहे हो ना, तो उसके साथ तुम R1 के कोफैक्टर ले लो या R3 के ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो, ऐड कर लो, आंसर 0 आ जाएगा। समझ आ रही है बात आर्यन? यस यस, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो आप लोग के पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स है। डिटरमिनेंट की थोड़ी प्रॉपर्टीज स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस होते
प्रॉपर्टी के ऊपर से, वो भी बहुत बार कहीं ना कहीं तो आ चुके हुए। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आपको ये बता रहा है कि ए ट्रांसपोज जो है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज वो हमेशा ए के बराबर होता है। ये तो आप लोग को ये तो मानते ही हो, अगर ट्रांसपोज ले लो डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा 1 के बराबर होता है। दैट इज श्योर शॉर्ट सीधा क्वेश्चन, ये हमें कोई इसके अंदर प्रूफ की भी जरूरत नहीं है। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, डिटरमिनेंट तो वही रहता है मेरा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर हम लोग को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की पावर नहीं चाहिए। अब देखो, इफ एनी टू रोज ऑफ डिटरमिनेंट बी इंटरचेंज, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड बाय साइन ओनली। देखो ध्यान से, अगर मैं सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर मैं ये दोनों इसके अंदर से कोई भी दो रो, देखो मैं बता रहा हूं, दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज कर दो। सपोज आई एम इंटरचेंजिंग, सपोज मैं इंटरचेंज कर रहा हूं R1 एंड R3, मतलब R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं, मतलब R3 के एलिमेंट्स R1 में लिख दे रहा हूं और R1 के एलिमेंट्स R3 में लिख दिए मैंने, और बाकी एज इट इज D E F। तो अगर मैंने ये जो चीज किया, अगर मैंने ये चीज किया, मैं मैट्रिक्स की साइन मैंने गलती से रख दी। ये हम लोग बात कर रहे डिटरमिनेंट के बारे में, हम लोग बात कर रहे गाइस डिटरमिनेंट के बारे में। तो ये हमारा जो है वो डिटरमिनेंट रहना चाहिए, ये हमारा जो है वो डिटरमिनेंट रहना चाहिए। सो इधर हम लोग ने लिख दिया डिटरमिनेंट साइन, ठीक है। तो अगर हमने कोई भी दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया हमने, तो हमेशा डिटरमिनेंट की साइन जो होती है ना वो माइनस के साथ चेंज, तो ये आपका जो आंसर है ना वो माइनस के साथ आ जाएगा। मतलब सपोज मान लो इसका प्लस कुछ आंसर आया होता, तो अगर तुमने ये चेंज कर दिया तो आंसर हो जाता माइनस के साथ। समझ आई बात? सो जब भी हम दो रो या दो कॉलम को चेंज करते, डिटरमिनेंट साइन के अंदर चेंज आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर सर ये सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स के लिए होगा? कोई भी होता है, कोई भी सिर्फ मैंने देखो वो तो स्पेसिफाई किया होता अगर मैंने, राइट, ये कोई भी 2x2 के लिए कैसे होगा सर? तब 2x2 के लिए तो नहीं होगा सर, उसमें दो कैसे चेंज कर पाएंगे? 1 2 3 4 R1 R2 को चेंज, ओके, इसका डिटरमिनेंट बताओ, इसका डिटरमिनेंट बताओ। 4 माइनस 6 कितना, -2 आया। हाँ सर। अब चेंज कर दो, 3 4 1 2 चेंज हुई, रोज दो रोज चेंज हुई, राइट। 6 - 4 आंसर कितना आया? 2। साइन चेंज हो गया। हाँ सर, हाँ ठीक है। कॉलम भी कर लो तो भी है, कोई भी डिटरमिनेंट, बाकी मैंने स्पेसिफाई किया है होता कि ये सिर्फ इसके लिए चलता है, ठीक है। जैसे मैंने सारा रूल बता दिया था कि 3x3 के लिए चल रहा है, ये जनरल कोई भी डिटरमिनेंट ले लो, स्क्वायर का स्क्वायर डिटरमिनेंट स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो वहां पे ये सबके लिए चलता है, राइट। आगे देखो ये क्वेश्चन यार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आई थिंक तुम लोग को ये जो क्वेश्चन है उसका ईयर गेट 2015, राइट, गेट 2015। देखो लास्ट में लिखा है, आप लोग को इसमें दिख रहा होगा, गेट 2015 जो है उसके अंदर ये जो क्वेश्चन था वो बताया गया है। सी ओवर हियर, गेट 2015 दिख रहा है क्वेश्चन सब लोग को। इफ एनी टू कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, व्हिच वन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? सी, एब्सोल्यूट वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड बट साइन विल चेंज, बोथ वैल्यू एंड साइन विल चेंज, ये तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। एब्सोल्यूट वैल्यू विल चेंज बट साइन विल नॉट चेंज, ये भी गलत हो गया। बोथ एब्सोल्यूट वैल्यू एंड साइन विल रिमेन अनचेंज, ये भी गलत। दो कॉलम को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो वही रहेगी, मतलब जैसे -2 आया था 2 आया था, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो 2 ही हुई ना, साइन आपकी चेंज हो जाएगी, तो साइन आपका चेंज हो जाता है, तो ये मेरा वैल्यू आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ आ रही है सब लोग को? ये बात एकदम क्लियर। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे ब्रांच के भाई क्वेश्चंस आएंगे, वो अपने आप है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी में सबके, मतलब जहां पे भी क्वेश्चन पूछे मैंने अपने आप सेट किया है, तो वो जो भी मैंने भी ब्रांच देखा ही नहीं, पर बीच बीच में जहां पे होंगे वहां पे इसी ब्रांच के भी क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। सो ऐसा कोई पार्शियलिटी मैंने नहीं किया इसके अंदर, क्वेश्चंस अपने आप जो भी, पर मैथ्स तो हम लोग को सब ब्रांच का कॉमन ही रहता है। ओके, नेक्स्ट, सारे कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए। नेक्स्ट इज, if rows or columns are rotated in cyclic order, then value of determinant is unchanged. Value of determinant is unchanged, मतलब यार मैंने रो और कॉलम को साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर दिया। सपोज A B C D E F G H I, राइट, मतलब मैंने क्या चेंज कर दिया, ये रो नंबर 1 जो है साइक्लिक ऑर्डर में, रो नंबर 1 को मैंने 2 में डाल दिया, 2 के एलिमेंट्स 3 में डाल दिए,
और 3 के एलिमेंट मैंने वापस 1 में डाल दिए, तो इसका डिटर्मिनेंट का साइन को चेंज नहीं होगा, डिटर्मिनेंट सेम का सेम ही रहेगा, डिटर्मिनेंट आपका सेम का सेम ही रहेगा, राइट। मतलब अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर रहे हो ना तो 2 स्वैप आएंगी, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, रो 1 और 2 को इंटरचेंज किया, ठीक है। देखो मैंने साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर रहा हूं, मतलब मेरा जो मैट्रिक्स है अब कैसा आएगा, 3 वाला 1 बन गया, GHI, 1 वाला 3 वाला, जो 3 वाला मैट्रिक्स है वो इधर आ गया, 1 आपका 2 बन गया, मतलब इधर हो जाएगा ABC, और इधर आपके पास कौन सा आ गया, DEF। साइक्लिक ऑर्डर में चेंज हुआ ना, ये समझ रहे हो आप, साइक्लिक ऑर्डर मतलब ये फर्स्ट सेकंड बन गया, सेकंड थर्ड बन गया, थर्ड फर्स्ट बन गया, राइट और नॉट, ये ऐसा साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं। इसका डिटर्मिनेंट तुम निकाल दो ना, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी सेम आएगी, राइट। अगेन ये यार मैट्रिक्स की साइन हो जा रही है, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट की साइन आनी चाहिए, डिटर्मिनेंट की साइन आनी चाहिए, ठीक है। सो ये डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा, डन। तो आप लोग के पास अगर आप देखो, अगर मुझे ये मैट्रिक्स में पहली 2 रो को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, पहली 2 अगर रो को मैं इंटरचेंज कर दूं, ध्यान से देखो मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रूफ बता दे रहा हूं। ABC और DEF को अगर मैं इंटरचेंज कर लूं तो आप बोलोगे सर बीच में ABC, ऊपर DEF और इधर GHI तो एज इट इज था। तो अगर ये मैंने 2 रो को इंटरचेंज किया तो आपने लिखा माइनस बीच में, क्योंकि वो माइनस आएगा। अब तुम्हें ये मैट्रिक्स बनाना है, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, ये डिटर्मिनेंट तुम्हें बनाना है। ABC तो बीच में आ गया, GHI और EF को आपको इंटरचेंज करना है, राइट। GHI और किसको इंटरचेंज करना है आप लोग को, EF DEF को, राइट। वेट अ मिनट, जरा लैपटॉप का मैं चार्जिंग ऑन कर दूं, राइट, ओके। GHI और DEF को आप लोग को इसको इंटरचेंज करना है ये मैट्रिक्स लाने के लिए। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर लो, तो GHI ABC और DEF, ठीक है, ऐसा हो गया। ये आप लोग के पास ऑलरेडी माइनस था और आगे एक और माइनस आ गया, तो माइनस माइनस मिला के ये कितना हो गया आप लोग का, प्लस हो गया। सो देखो ये मैट्रिक्स से अगर ये मैट्रिक्स पे अगर हम लोग पहुंच जाते तो हमारा डिटर्मिनेंट का जो साइन है ना वो चेंज नहीं होता, वो सेम टू सेम रहता है। साइक्लिक ऑर्डर में जब आप रोटेट कराओगे डिटर्मिनेंट साइन चेंज नहीं होगी। क्लियर हुआ ये बात क्लियर है एकदम, समझ आई सबको, यस और नो। साइक्लिक ऑर्डर में, राइट, साइक्लिक ऑर्डर में हमने ये चेक करना है, साइक्लिक ऑर्डर में, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट, इफ अ डिटर्मिनेंट हैज एनी 2 रोज, देखो डिटर्मिनेंट के 2 रो और कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो ये तो हमें पता है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। डिटर्मिनेंट की 2 रो और कॉलम अगर 0 हो तो वैल्यूज आपकी कितनी हो जाएगी, 0। सपोज मैंने ऐसा लिखा 1 2 3 4 5 6 और वापस 1 2 3, 2 रो आपकी आइडेंटिकल हो गई इसके अंदर, फर्स्ट और थर्ड, आंसर कितना है इसका, 0। 2 रो आइडेंटिकल, आंसर इसका हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये सिंपल है, अगर 2 रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाती है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। सो दैट इज आल्सो क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 4 था वो। प्रॉपर्टी नंबर 5 स्केलर मल्टीप्लिकेशन, याद रहे, देखो मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन अलग है, डिटर्मिनेंट का स्केलर मल्टीप्लिकेशन अलग है। स्केलर विल बी मल्टीप्लाइड इन एनी 1 रो और कॉलम। स्केलर जो है ना वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होती है, बाकी ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है, राइट। हर एक में नहीं हो सकती। सपोज मैंने डी को ऐसा लिखा, डी को आपने लिखा A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना K के साथ, तो देखो ये रो नंबर 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगी। या तो आप बोल सकते हो सर आप KD अगर लिखना चाहते हो, KD अगर आप लिखना चाहते हो तो कोई भी रो के साथ, कोई एक रो के साथ मल्टीप्लाई करो। सपोज तुम्हें सपोज मान लो कि तुम लोग को रो नंबर 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना तो रो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, अगर वो भी नहीं पसंद आता तो रो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, पर कोई एक रो या कोई एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकता है, हर एक रो और हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट में ये चीज गलत है। मैट्रिक्स में सही है कि स्केलर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो हर एक रो या हर एक रो के एलिमेंट और हर एक कॉलम के एलिमेंट के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, बट डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो, एनी 1 रो और कॉलम, उसी के साथ आप स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। समझ आई ये बात, एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आई, ठीक है, राइट, ओके। आगे सो ये प्रॉपर्टी है उसकी डिटर्मिनेंट की। नंबर 6 देखो, अब उसी के ऊपर का एक प्रॉपर्टी है।
k इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब अगर मैंने आपको बोल दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 3 और a इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ये आपका कैसा मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a मत लिखो, 3 3 में सब कंफ्यूज हो जाओगे। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ what is the determinant of, suppose I am writing 2a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a आप क्या लिखोगे, तो 2 बाहर निकलेगा बट उसका पावर क्या होगा, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, तो 2 टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो आप देख सकते हो इधर से ये मेरा हो गया 2 टू द पावर 3 मतलब 8 हो गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ a मेरा 3 था, सो 8 3 जा 24, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a मेरा हो जाएगा 24। समझ आई बात, क्लियर हुआ ये बात एकदम, ठीक है। आप लोग सिंपल समझ सकते हो कि क्यों 2 का पावर 3 आ जाता है, तो यार तुमने k इंटू ए लिखा था, तो इसका मतलब ये आपको अगर देखने जाओ तो ये डिटर्मिनेंट ऐसा होता है ना, के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच, के आई, ऐसा होता है ना, क्योंकि आपने डिटर्मिनेंट ऑफ के ए लिखा है, के एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, वो तो के तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सब रो में से के बाहर निकलेगा, तो टोटल के का पावर क्यूब 3 बार बाहर निकलेगा, पहली रो से एक के निकला, सेकंड से निकला, थर्ड से निकला, और आपके पास मैट्रिक्स क्या बच जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये हो जाएगा के इंटू क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये मेरा हो गया ए, ये आपका ए मैट्रिक्स के बराबर था, तो ये आप लोग का हो गया ए के बराबर। समझ आई बात, क्लियर हुई ये बात एकदम, राइट, ठीक है, वेरी गुड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ओके, राइट। सो पीडीएफ में आपको जरूर शेयर करूंगा यार, पीडीएफ आपको मैं आपके लिए, मैं ये पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है, तो जरूर इसको मैं शेयर कर लूंगा, कोई बात नहीं इसमें, ठीक है। सो ये हो गया आप लोग का प्रॉपर्टी नंबर 6। हाँ जी बोलिए सर, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ना हुआ तो डिटर्मिनेंट निकलता ही नहीं ना देवन। ओके ओके, हाँ ठीक है, ओके आगे। हाँ, लिखा हुआ रब नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, तुम टेंशन मत लो, पीडीएफ मेरा लिखा हुआ के साथ मिला, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन गेट के अंदर, इफ ए इज n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड k इज स्केलर, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ k इनटू a, और हियर इट इज रिटन determinant of k is a into determinant of a, so what will be a, तो a will be k to the power n, ऑप्शन सी, राइट। ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऑप्शन सी हो गया ये आपका, k to the power n। क्लियर हो रही है बात सब लोग को एकदम, राइट गाइस, समझ आ रही है ना आप लोग, yes, आप लोग बता सकते हो ना, समझ आ रहा है, सिंपल चीज है ये सारी। आगे अगर हम लोग देखें इधर, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, the value of skew symmetric determinant of odd order का skew symmetric matrix होगा, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगा। ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर ऑलवेज 0, ऑलवेज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। कैसे जानना चाहोगे आप लोग, कैसे हुआ ये, राइट। देखो कैसे होता है ये, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सर आप बोलते हो ए ट्रांसपोज होता है माइनस ए के बराबर, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर, ऐसा लिख सकता हूं मैं, राइट और नॉट, दोनों साइड मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, ओके। अब तुम डिटर्मिनेंट इसका ले रहे हो, तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो ए के बराबर हो जाएगा। अब माइनस जो है वो तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो -1 इंटू ए, ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो सर आप इसको। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सर ये -1 स्केलर हुआ, और अभी आपने प्रॉपर्टी बताया कि -1 टू द पावर n होगा जब बाहर आएगा, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट और नॉट, सही है। अब n इज ऑड, सपोज मैंने इधर ऑड ऑर्डर बताया हुआ है, इफ n इज ऑड, अगर n की वैल्यू ऑड हो जाती तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाता, तो इधर से मैं ऐसा लिख सकता था 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब सोच लो कि यार अगर आपका n का वैल्यू 1 नहीं आता, सपोज n का वैल्यू ऑड नहीं होता, इवन होता,
तो दोनों के डिटर्मिनेंट सेम हो जाते हैं ना, ट्रांसपोज और माइनस ए के डिटर्मिनेंट, राइट और नॉट। तो वहां पे नॉन जीरो वैल्यू कुछ आ जाती जब n की पावर इवन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, पर ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा आंसर जीरो आ जाता है, इसलिए हम लोग इधर लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। अंडरस्टूड? समझ में आया? क्वेश्चन डायरेक्ट दिखे डायरेक्ट जीरो कर देना, इसको डायरेक्ट जीरो कर देना, ठीक है। ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो होते, ये हो गया आप लोग का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो रहा है ये बात? एकदम ये बात एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आया? ठीक है, हाँ जी बोलिए, कोई डाउट है? सर हम अगर इवन लेंगे तो? इवन लेंगे तो नॉन जीरो आंसर आएगा, इवन लेंगे तो नॉन जीरो, आप चेक कर सकते हो। इवन लोगे तो आपका नॉन जीरो का आंसर बनेगा कोई ना कोई, ठीक है। देखो इवन लिया तो शायद ऐसे आपने वैल्यूज लिए तो जीरो आंसर आ सकता है, बट तुमने ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया वो हमेशा जीरो होगा। वो कैसा होगा निसर्ग? हमेशा जीरो, ठीक है। तुमने अगर इवन लिया तो कभी नॉन जीरो भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है, वो हमें पता नहीं क्या आ सकता है, बट ये चीज में कंफर्म है कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। ये समझ में आया सबको एकदम अच्छी तरीके से? ओके, नेक्स्ट इज एडिंग डिटर्मिनेंट्स। देखो डिटर्मिनेंट को ऐड कैसे कर सकते हैं, तो आप देखो जब मैं डिटर्मिनेंट को ऐड करना चाहूंगा ना, तो मेरे पास ये रो, ये दोनों रोज जो है ना, आप चेक कर सकते हो, रोज जो है वो सेम होनी चाहिए, मतलब दो रो या दो कॉलम सेम होनी चाहिए, तो ही तुम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर सकते हो, बाकी ऐड नहीं कर सकते डिटर्मिनेंट में ही। ये मैट्राइसिस नहीं है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। सो अगर मुझे ये दोनों को ऐड करना हो तो a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस वाई, प्रोवाइडेड दैट दूसरी जो दो रोज है वो सेम है, या कॉलम भी अगर होती तो वो कॉलम दोनों सेम होनी चाहिए, तो ही आप इसको ऐड कर सकते हो, बाकी इसको ऐड नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात? ये बात क्लियर हो रही है आप लोग को? दो चीज सेम रहनी चाहिए, बाकी आप लोग के पास वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज एडिंग। स्प्लिट भी करना हो, सपोज तुम इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट भी कर सकते हो, तो ये a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये चीज सेम होगी। इसको a1 लिख दो, इधर b1 लिख दो, c1 लिख दो, और प्लस करके इधर x लिखो, y लिखो, z लिखो, बाकी दोनों रो। इसको अगर स्प्लिटिंग द डिटर्मिनेंट्स भी हम लोग बोलते हैं, एडिंग और स्प्लिटिंग दोनों चीज सेम ही हो गया, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें ये गिवन है तो तुम ऐसा लिख सकते हो, और ये दोनों को ऐड करने के लिए बोला है तो दो रो दो कॉलम सेम होनी चाहिए, तो ही आप इसको ऐड कर सकते हो, बाकी ऐड नहीं, ठीक है, राइट। ओके, सो इधर जो श्रुत ने क्वेश्चन मुझे आगे वाले में से वो जो चैट में पूछ रहा है, बोलते हैं सर डायगोनल से एक्सपैंड करो। यार कभी डिटर्मिनेंट हम डायगोनल से एक्सपैंड नहीं करते शुरू, राइट, इसलिए ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी पड़ती है। डायगोनल से हम कभी भी एक्सपैंड नहीं कर सकते, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी डायगोनल के एक्सपेंशन से नहीं आती, ठीक है। तो वो चीज, ये तो आपको डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो ये कोई टाइप का मैट्रिक्स नहीं है जिसके डायगोनल एलिमेंट जीरो। वो कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? वो कोई टाइप का मैट्रिक्स नहीं है, राइट और नॉट। तो वहां पे एक्सपैंड हम लोग को करेंगे, तो अगर 4x4 मैट्रिक्स भी होता ना श्रुत, तो हम लोग के डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में, तो उसको एक्सपैंड करोगे तो उसमें तो जीरो नहीं आ रहा है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी इसलिए हम लोग को याद रखनी पड़ती है कि ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा जीरो ही होते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट वैल्यूज का जीरो होता है। देखो ये स्प्लिटिंग डिटर्मिनेंट्स मैंने जैसे अभी आपको बताया था, अगर स्प्लिट करना हो तो ये सारी चीज सेम रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। आप देखो चेक कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल दो, कितना आ रहा है 2 - 1, आंसर आ गया 1। b का डिटर्मिनेंट निकाल दो, 1 4 4 -0, सो ये 4 आ गया। अब a b मैंने कैलकुलेट करके रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a b निकाल दो, कितना हो जाएगा 8 2 16 -12, आंसर कितना आ गया 4। और a इंटू b का डिटर्मिनेंट देखो, ये 1 आया, ये 4 आया, तो दिस इज 1, this is equal to determinant of a into determinant of b, right? So determinant of a into b is determinant of a into b. Clear? समझ आई बात? ये प्रॉपर्टी, राइट, ये प्रॉपर्टी समझ में आई सबको? ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यार, गेट 2014 ई के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 5 है, दूसरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 40 है, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। चलो बताओ यार, 45 आर कितना, ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सो 40 इंटू 5 200, राइट, 40 इंटू 5, ये आपका आंसर हो जाएगा 200।
क्लियर ये बात? राइट, सिंपल, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं, बाकी मैं क्वेश्चन आपको बताता नहीं, और ये कॉन्सेप्ट भी, जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं वही कॉन्सेप्ट मैं आपको इधर सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, मैं एक प्रॉपर्टी इधर लिखना मतलब ऐड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हुआ है, वो मैं प्रॉपर्टी इधर मैं ऐड करवा देता हूँ। हमेशा याद रखना, द डिटर्मिनेंट ऑफ, मैं वो प्रॉपर्टी इधर लिख दे रहा हूँ, द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आपको पता है, और ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स भी आपको पता है, राइट? डायगोनल मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स is the product of its principal diagonal elements, is product of principal diagonal elements। अगर तुमने कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहा, वो हमेशा प्रोडक्ट होगा उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का। सपोज मैंने ऐसा लिख दिया 2, 5 and 4, और इधर मैं कुछ भी वैल्यू लिख दूं 2, 3, 4, और ये मेरा हो गया अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ये हो गया। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, सीधा इसका प्रोडक्ट ले लो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। 2 5 10, 10 into 4, आपका आंसर आ जाएगा 40। ये फिक्स है, राइट? ये चीज आपका फिक्स है। कोई भी लोअर ट्राइंगुलर हो जाए, अपर हो जाए, या डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए, उसका डिटर्मिनेंट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है? प्रोडक्ट हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जीरो नहीं होता यार, जीरो नहीं होता, आपका प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होता है, ठीक है? समझ आ रही है बात? ओके, नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट देखो एक और चीज यार, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो 0 होता है, तो वो मैट्रिक्स को, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो ये 1 2 2 -2, आंसर 0 आ गया, तो ये जो मैट्रिक्स है ए, उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट? ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर? यार 2018, ये पुराने क्वेश्चन नहीं है यार, रिसेंट क्वेश्चन है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर रिसेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से मैट्रिक्स है जो सिंगुलर है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स आप चेक कर सकते हो यार, सिंगुलर मैट्रिक्स 2 3 6 -5, ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। 3 3 9 -4, 3 3 9, ये भी नॉट इक्वल टू 0 हो गया। 2 6 12 -4 3 12, ये आपका 0 के बराबर हो गया। ऑप्शन सी इज योर सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ आई बात? ऑप्शन सी इज योर सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर ये बात एकदम? राइट और नॉट? वेरी गुड, वेरी गुड। सो ऑप्शन सी आपका एक सिंगुलर मैट्रिक्स के बराबर हो गया, ठीक है? नेक्स्ट आप लोग चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज ओके, द मैट्रिक्स ए इज गिवन। नाउ दिस इज योर 4x4 मैट्रिक्स and it is given that determinant of A is 100। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A 100 दिया है, ट्रेस ऑफ A 14 दिया है, you have to find the value modulus of A minus B, right? You have to find the value of mod of A minus B। कोई बात नहीं, तो देखो ट्रेस हमें दिया है, ट्रेस होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब इसका समेशन होता है ट्रेस, ठीक है? तो हम लोग इसको A + 5 + 2, सो 7, 5 + 2 होता है 7 प्लस A + B, वो मेरा हो गया 14 के बराबर। 14 के बराबर हो गया तो A + B किसके बराबर हो जाएगा? 14 - 7, 7 के बराबर। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है? ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये 4x4 मैट्रिक्स है गाइस। अब देखो इसका तुम डिटर्मिनेंट निकाले जाओगे ना, राइट? इसका तुम जब ऐसे डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे पहली रो को एक्सपैंड करके, तो बहुत मुश्किल होगा गाइस, ये बहुत मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जिसके अंदर ज्यादा जीरोस हो गए ना, वो वाली रो पकड़ेंगे। तो अगर मैं ये वाली रो का पकड़ता हूं, जो 4th वाली रो है डिटर्मिनेंट डी को निकालने के लिए, तो उसमें देखोगे तो ये एक ही एलिमेंट, बाकी तो सारे 0 है, तो 0 इंटू कोफैक्टर 0 हो जाता, ये भी 0, ये तो सिर्फ एक ही एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर लिखना पड़ता, ठीक है? तो बी, अब बी का कोफैक्टर क्या है? तो बी की पोजीशन है 4 4, राइट? ये एलिमेंट जो है रो नंबर 4 कॉलम नंबर 4, तो उसके कोफैक्टर की साइन भी पॉजिटिव आ जाएगी। अब इसका कोफैक्टर निकालना है, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम को डिलीट कर दो, आपके पास बचा क्या? A 0 3 2 5 1 एंड क्या 0 0 2। ये 3x3 में कब कन्वर्ट हो गया? अब सिंपल चीज ये जो B है वो एज इट इज रखा। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये 3x3 को सॉल्व करने के लिए आपके पास, ये 3x3 को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक चीज और सिंपल हो जाती ना, क्या? अभी भी
मैं थर्ड रो के अराउंड ही एक्सपांड करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा जीरोस मुझे दिख रहे। तो बी के अंदर ये जीरो, अब ये आपका 3x3 है, ये पॉजिटिव इसका डिटर्मिनेंट है, तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट, a 0 2 5, बाकी सारे तो एलिमेंट जीरो है ना, मैंने थर्ड रो के अराउंड एक्सपांड किया, आंसर सेम होता है 2b, और इधर जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 5a, तो ये कितना हो जाएगा आप लोग के पास 10 टाइम्स ab, और 10 टाइम्स ab की वैल्यू किसके बराबर है 100 के बराबर, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 100 के बराबर दिया हुआ है, तो ab और इसको डायगोनली भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है ना, इधर एक 2 है, तो अच्छा, डायगोनली कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ओके सर। राइट, सो ab इज इक्वल टू 10, ab की वैल्यू 10 आ गई, तो आप लोग को इधर से मिल गया होगा b का वैल्यू हो जाएगा 10 बाय a, इधर रख दो यार b का वैल्यू 10 बाय a, सो a प्लस 10 बाय a इज इक्वल टू तुम्हारा बन गया 7, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, ये देखो 2 मार्क है इसलिए छोटा क्वेश्चन नहीं हो सकता, राइट, ये इसी का क्वेश्चन है, a स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 7a हो गया आपके पास, तो a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया, तो गाइस इधर से आप लिख सकते हो क्या, a माइनस 5 माइनस 2 प्लस 10, a माइनस 5 a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास इधर a की वैल्यू एक आ गए 5 और a की वैल्यू एक आ गए 2, अगर a 5 है तो b क्या हो जाएगा, a 5 है तो b 10 बाय a, सो 10 बाय 5 दैट इज 2, और अगर a 2 है तो b की वैल्यू 5, यार यू वांट टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन a एंड b, राइट, तो 5 माइनस 2 आपका आंसर हो जाएगा 3, राइट, मॉड की वैल्यू फाइंड करनी है तो तुम कोई भी 5 ले सकते हो और कोई भी b ले सकते हो, कोई भी आप केस ले सकते हो, a 5 ले लो तो b 2 हो जाएगा, a 2 ले लो तो b 5 हो जाएगा, पर उसका मॉड वैल्यू a माइनस b तो 3 के बराबर ही आएगा, तो आपका आंसर इधर हो जाएगा 3, समझ आया? ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? सर मॉड वैल्यू वाला फिर से बताइए थोड़ा। राइट, हाँ जी बोलिए। मॉड वैल्यू वाला सर फिर से थोड़ा बताइए, मॉड वैल्यू वाला। मॉड वैल्यू, अरे a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 2 है ना, तो तुम सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर 3 आ जाएगा। अगर तुमने a की वैल्यू 2 ले ली, b की वैल्यू 5 ले ली, 2 माइनस b आंसर माइनस 3 है, तो उसका मोड, तो आंसर तो वैसे ही 3 आ जाता। अच्छा सर, ठीक है सर, क्लियर? हाँ सर क्लियर, थैंक यू। बाकी कोई डाउट किसी को? सर ये वो 10 AB इज इक्वल टू अपने लिया ना सर, ये 100, हाँ, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 100 है ना सर? हाँ, तो वही तो लिखा मैंने, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट तुमने फाइंड किया, वो वैल्यू तुम्हारा आ गया 10 AB, और वो वैल्यू 100 के बराबर है, तो AB कितना हुआ 10 के बराबर हुआ ना जेवीर? हाँ सर। तो मुझे एक और रिलेशन मिला A और B का वहां से, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का मेन एम क्या था पता है तुम्हें? डिटर्मिनेंट तुम थर्ड रो के अबाउट फाइंड करो तो आंसर फास्ट निकला, बाकी तुम सेकंड रो लिखते या फर्स्ट रो लिखते ना तो आंसर फास्ट नहीं निकलता, क्योंकि बहुत सारे सॉल्व करने पड़े, तो जितने नंबर ऑफ ज्यादा जीरो हो ना जो रो या जो कॉलम के अंदर, वो आप पकड़िए तो आंसर इजीली फटाफट निकलेगा। समझ आई बात? ठीक है, राइट, ओके, वेरी गुड। चलिए, और नेक्स्ट लास्ट जो प्रॉपर्टी है, फिर हम लोग लेक्चर को एंड करते। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज अगर कर दे, अगर तुम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म कर दो, मतलब यार रो 1 में तुम रो नंबर 1 में R1 प्लस समथिंग इंटू R2 प्लस समथिंग इंटू R3 आप लोग ने ऐड करके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तुमने कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, डिटर्मिनेंट वैल्यू रिमेन सेम। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग को पता होगा, ठीक है, कि दोनों रो के R1 और R2 को ऐड कर दिया और R1 में लिख दिया, R2 R3 को सब्ट्रैक्ट करके R1 में लिख दिया, राइट और नॉट, या R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और R3 कर दिया, वो सारे हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो रही है बात? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो भी आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखो गेट 2015 का सीएस का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी के ऊपर से, इसलिए मैं आपको बता, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन इन द मैट्रिक्स, ऐड थर्ड रो टू द सेकंड रो, सब्ट्रैक्ट थर्ड कॉलम फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। अरे क्या मतलब है सर? द डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये जो मैट्रिक्स है उसी का डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो इधर से अगर तुम देखने जाओ ना तो ये 3 7 13, ठीक है, और इधर से 4 9 2, इधर से तुम देखो 15 कॉमन निकलेगा सब में से, 15 तुम्हारा कॉमन निकलेगा, 15 3s are 45,
15 7s are 105, 15 इंटू अगर तुम 13 करोगे ना तो आंसर हो जाएगा 195। चेक कर लो, 15 इंटू 13, 3 5 are 15। तो इसके अंदर तो पहली कॉलम थर्ड कॉलम सेम आ गई, तो 15 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट होता है 0, तो आंसर हो गया 0। तो तुम ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता डिटर्मिनेंट में, कुछ भी कर लो तुम लोग उसके अंदर, डिटर्मिनेंट वैल्यूज रिमेन सेम। 2015 के अंदर ये क्वेश्चन था, आंसर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया 0 आंसर। समझ आ गई बात सबको एकदम? सर वैसे वहां पे 15⁻³ आएगा ना? क्या 15⁻³ आएगा क्योंकि एक वैल्यू कॉमन की। अरे 15⁻³ नहीं आएगा ना बेटा, हमने डिटर्मिनेंट थोड़ी फाइंड कर रहे कथन, हम लोग ने तो वो 15 वो कॉलम में से बाहर निकाला, मैंने थोड़ी डिटर्मिनेंट फाइंड किया। तुम समझे नहीं कथन, तुम्हारा इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा डाउट ले। देखो मैंने क्या बोला था, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट 2 है सपोज, तो अगर मेरा कोई मैट्रिक्स ऐसा हो जाए जो 3 टाइम्स ए हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 3 टू द पावर ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझे? ये तो है, ये तो डिटर्मिनेंट है, ये तो हमारा डिटर्मिनेंट ही डायरेक्ट हम ढूंढ रहे हैं इसको। समझे कथन? यस सर। ओके ओके गाइस, सो हम लोग इधर एंड करते। हम लोग शाम को आज जब मिलेंगे रात 9 o'clock को, तो हम लोग ये सारे जो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस जो बाकी रह गए वो सारे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस है गेट रिलेटेड, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे के टॉपिक में हम लोग बढ़ेंगे। राइट, तो आपका रिवीजन भी एक हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर? राइट, यस सर, वेरी गुड। सो आप लोग अब अपना मीटिंग जो है वो एंड कर सकते हो। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबको ये सही लगा, सारे आपको क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट एकदम? सर यस बोलिए। सर इफ पॉसिबल आप ये पीडीएफ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चंस का प्रिंट आउट निकाल लें तो इजीली लाइक होगा। हाँ, तो मैं पीडीएफ आपको शेयर कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चैट के अंदर पीडीएफ हम डाल सकते हैं इधर? यस सर। ओके, तो उसके लिए मुझे ओके चलो, मैं आज शाम के क्लास में आपको ये पीडीएफ तक, शाम तक आपको कुछ पीडीएफ का मिल जाएगा। राइट, वो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। ठीक है, आपको वो मिल जाएगा कुछ ना कुछ करके। ठीक है, थैंक यू सर। मैनेजमेंट से भी आपको ये दिलवा दूंगा, ये मैंने। ओके विनीत, आप मिल चुके हो मुझे वीवी नगर में। ठीक है ठीक है, ग्रेट। ओके, सो कौन सी कॉलेज में है तुम विनीत? वीवी नगर में? ओके, बीबीएम इन विच ब्रांच? इलेक्ट्रिकल? ओके, सो श्योर मिले होंगे, सही है। ओके, ग्रेट ग्रेट विनीत। ओके चलिए, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं मैं अभी के लिए।